हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था एडवर्ब। नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ टेंस। ओके, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, या फिर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक सेंटेंस आपको गिवन है और उसका आपको टेंस बताना होता है कि टेंस, उसमें टेंस कौन सा लग रहा है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि टेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो टेंस को हम सीधा सीधा क्या कह देते हैं, है ना, कि हम उसकी हिंदी बताने लगते हैं कि टेंस जो है वो काल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं बात करूं टेंस की, तो टेंस के लिए आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, टेंस होता है आपका टाइम प्लस में एक्शन। टेंस होता है टाइम प्लस में एक्शन। इन दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप टेंस के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एक टाइम और एक एक्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सबसे पहले आपसे बात करूँ टाइम के बारे में, देखो मैंने बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि अगर किसी भी टॉपिक का आपको बेसिक आता है ना, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, वही चीज़ है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको टेंस का बेस बनाने जा रही हूँ आपका, ठीक है ना। तो टेंस को जानने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, टाइम और एक्शन। कैसे आएगा टाइम प्लस में एक्शन, वो देखेंगे थोड़ी देर में। तो अगर मैं टाइम की बात करूं स्टूडेंट्स, तो टाइम को हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं? तीन टाइप्स में। एक को हम कहते हैं पास्ट, एक को हम कहते हैं प्रेजेंट और एक को हम कहते हैं फ्यूचर। तीन टाइप का टाइम होता है हमारे पास, तीन टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं इसको, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आज के दिन को मैं क्या बोलूंगी, दैट मीन्स जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? टुडे। उसको हम क्या बोलते हैं? टुडे। जब जो आज का दिन है, जब ये बीत जाएगा दैट मीन्स हमारा पास्ट बन जाएगा, और पास्ट बन जाएगा तो हम इसी टुडे को क्या कहने लग जाएंगे स्टूडेंट्स? येस्टरडे कहने लग जाएंगे। क्या कहने लग जाएंगे? येस्टरडे कहने लग जाएंगे। जब हमारा टुडे बीत जाएगा तो हम क्या कहने लग जाएंगे? येस्टरडे कहने लग जाएंगे। जो आने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? टुमारो। जो आने वाला टाइम है, आने वाला दिन है, उसको हम क्या कहते हैं? टुमारो कहते हैं। क्लियर? जब ये टुडे कल पे चला जाएगा, दैट मीन्स हम कल वाले दिन पे आ जाएंगे, टुमारो वाले दिन पे आ जाएंगे, तो इसी टुमारो को वापस क्या बोलने लग जाएंगे? टुडे बोलने लग जाएंगे। जो टुमारो होगा, जब हम कल के दिन पे आ जाएंगे, जैसे आज 9 तारीख है, ठीक है, या फिर 15 तारीख है, 16 तारीख है, 20 तारीख है, कोई भी है, तो उससे अगले दिन पे जब हम जाएंगे, 20 से 21 पे जाएंगे, 9 से 10 पे जाएंगे, 15 से 16 पे जाएंगे, तो उससे आपको क्या समझ में आता है कि एक दिन आगे गए तो उसी टुमारो को हम टुडे बोलना शुरू कर दिया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हम जो कहते हैं कि पास्ट क्या होता है, तो हम कहते हैं बीता हुआ समय पास्ट होता है। क्या बोलते हैं? बीता हुआ समय पास्ट होता है। बीता हुआ समय पास्ट नहीं होता स्टूडेंट्स, आपका जो प्रेजेंट बीत गया वो पास्ट होता है। तो हमेशा ही ध्यान रखेंगे, पास्ट क्या होता है आपका? बीता हुआ। प्रेजेंट ही क्या होता है? पास्ट होता है। और टुमारो क्या होता है? जो आने वाला प्रेजेंट होता है हमारा, वो क्या होता है? टुमारो होता है। तो टाइम के बारे में आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है कि तीन टाइप के टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं तीन टाइप में टाइम को, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट एक्शन की। तो एक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो जब आपने इस सेंटेंस को पढ़ा तो यहां से आपको क्या बात समझ में आई? यहां से आपको बात समझ में आई कि काम जो है, एक्शन जो है वो कंटिन्यू में चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो सबसे पहला एक्शन जो होता है हमारा, वो होता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। सबसे पहला एक्शन कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम कोई बात बोल रहे हैं उस टाइम पे कोई एक्शन लगातार चल रहा हो तो उसे हम क्या कह देते हैं? कॉन्टिन्यूअस। दैट मीन्स कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार चलना। तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन क्या होगा? जब हम कोई बात बोली उस टाइम पे कोई एक्शन चल रहा हो। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, उसने क्रिकेट खेल लिया है। सबसे पहली बात आपको ये नहीं देखना है ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही है, चुका है, चुके है, चुकी है, ये चीज़ें नहीं सीखनी है आपको, ठीक है ना। क्योंकि हमें कभी भी इंग्लिश की हिंदी नहीं करनी होती, हमें उसका सिर्फ मीनिंग देखना होता है कि मीनिंग क्या निकल के आ रहा है हमारे पास सेंटेंस में, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मान लो मैं आपको बोल दूँ ही इज स्टैंडिंग ऑन दी टेबल। वह किस पे खड़ा है? टेबल पर खड़ा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो टेबल पर खड़ा है।
लेकिन अगर हम इस सेंटेंस की वर्ड टू वर्ड हिंदी करने लगे तो हम कह रहे हैं वह टेबल पर खड़ा हो रहा है, वह टेबल पर खड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई सेंस नहीं है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है हमारे पास। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि वो टेबल पर खड़ा है, सिंपल। तो हमें हमेशा इस सेंटेंस की मीनिंग देखना होता है, उसकी इंग्लिश से हिंदी नहीं करनी होती, क्लियर। तो यहाँ मैंने कहा उसने क्रिकेट खेल लिया है, दैट मीन्स काम पूरा हो चुका है, अब वो नहीं खेल रहा है। तो जब हमारा कोई भी काम पूरा हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट एक्शन कहते हैं। जब हमारा कोई भी काम पूरा हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट एक्शन कहते हैं। वैसे भी मान लो मैं कोई पेंटिंग बना रही हूँ, कुछ भी बना रही थी, तो हम उसको परफेक्ट कब बोलेंगे। मैं आपसे पूछूं अगर कि कैसी बनी है, तो आप उसे परफेक्ट कब कहेंगे, जब आप उसको, उसमें आपको कोई भी कमी नजर नहीं आएगी, दैट मीन्स कि वो कंप्लीट लगेगी आपको। तो जब कोई भी एक्शन पूरा हो जाए तो हम उसको कौन सा एक्शन बोलते हैं, परफेक्ट एक्शन कहते हैं, क्लियर। चलिए इसके बाद अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको कहूं, ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात मैं आपको समझा रही हूं। अगर मैं आपको बोल दूं कि मान लो एक रूम ये है आपके पास और एक रूम ये है आपके पास, A एंड B, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और इन बुक्स को हमें किस में शिफ्ट करना है, रूम B के अंदर शिफ्ट करना है। मैंने एक पर्सन को बुलाया कि भाई आप A से B में सारे जो बुक्स हैं वो शिफ्ट कर दो। बोले ठीक है मैम। उसने यहाँ पे बुक्स को, इन बुक्स को रखना शुरू किया B के अंदर, ठीक है। उसको 2 घंटे हो गए रखते हुए, 2 घंटे हो गए उसको बुक्स यहाँ से यहाँ रखते हुए। 2 घंटे बाद मैंने आके उनसे पूछा कि क्या आपने सारी बुक्स रख दी हैं B रूम में। तो वो कहते नहीं मैम, कुछ बुक्स तो मैंने रख दी हैं और कुछ मैं अभी भी रख रहा हूँ, कुछ बुक्स तो रख दी हैं और कुछ अभी भी रख रहा हूँ। तो मुझे बताओ, काम पूरा हो गया, जितना काम पूरा हो गया उसके लिए हमने क्या यूज किया, परफेक्ट। तो इतना काम तो उसने पूरा कर दिया ना, इतना काम पूरा कर दिया, तो ये क्या हुआ आपका, परफेक्ट। और वो कह रहा है कुछ बुक्स मैं अभी भी रख रहा हूँ, कुछ बुक्स अभी भी रख रहा हूँ, दैट मीन्स कुछ काम अभी भी चल रहा है। तो दैट मीन्स जो काम चल रहा होता है उसको हम कौन सा एक्शन बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो कुछ काम पूरा कर दिया और कुछ अभी भी चल रहा है, तो दैट मीन्स आपका नेक्स्ट एक्शन कौन सा बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट एक्शन कौन सा बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक्शन के यही 3 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसी समय से कोई काम लगातार चल रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। या मैं बोलूँ कुछ काम पूरा हो चुका हो और कुछ काम अभी भी चल रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो 3 टाइप के हमारे एक्शन होते हैं और 3 टाइप का ही हमारा टाइम होता है। ये बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं कि मैंने ये क्यों लिखा था कि टेंस जो है हमारा वो टाइम प्लस में एक्शन होता है। मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी भी एक्शन की बात करूं, किसी भी एक्शन की, तो अगर क्रिकेट खेल रहे हैं दैट मीन्स कुछ ना कुछ टाइम लेंगे। अगर मैं यहाँ से चल के वहां जाऊंगी तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ सेकंड्स तो मैं लूंगी चलने में भी। तो आपको नहीं लगता हर एक एक्शन कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा, हर एक एक्शन कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा। और हर एक एक्शन को किसकी जरूरत पड़ेगी, टाइम की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए टेंस क्या होता है आपका, टाइम प्लस में एक्शन होता है। क्योंकि अगर मैं टाइम को 0 कर दूं, टाइम को 0 करने का मतलब क्या है कि अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अभी मैं आपको डायरेक्ट कहीं और दिखने लग जाऊं, दैट मीन्स आपको एक्शन तो दिखाई नहीं कि मैं चल के गई या मैं भाग के गई या मैं कैसे पहुंची वहां तक। तो जब आपको एक्शन ना दिखे तो दैट मीन्स कि वो मिस्टर इंडिया वाली बात हो गई कि यहाँ से सीधा मैं वहां दिखने लग गई आपको। तो आप कहोगे मैम एक्शन तो हुआ ही नहीं, आप तो हमें यहाँ से सीधा वहां पे दिख रहे हो। तो जब एक्शन नहीं दिखा आपको, दैट मीन्स आपने टाइम को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो जब भी हम बात करते हैं एक्शन की, तो एक्शन के लिए टाइम 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भी एक्शन हो रहा होगा तो वो कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा। इसीलिए टेंस आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम प्लस में एक्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अगर आपको बेसिक समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आपको जो टेंस के आपको स्ट्रक्चर रटने की जरूरत पड़ती है ना, वो स्ट्रक्चर्स आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं आपको लिखवाऊंगी स्ट्रक्चर्स भी, जिसको स्ट्रक्चर से इजी लगे वो स्ट्रक्चर से पढ़ लेना। जो डायरेक्ट सेंटेंस को देख के टेंस बता सकता है, जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, वैसे भी आप सेंटेंस को कर सकते हो। तो यहाँ से हमें पता लगा टेंस होता है हमारा टाइम प्लस में एक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, टाइम हमने 3 टाइप का पढ़ा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और एक्शन भी हमने पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब देखो यहीं से आपके टेंस के टाइप बन जाएंगे। जो हम टाइप पढ़ना शुरू करते हैं ना, डायरेक्टली टीचर्स क्या करते हैं, हाँ भाई हेडिंग बनाओ टेंस, और सबसे पहला टेंस लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चाहे पीछे का ये लॉजिक पता हो चाहे ना पता हो। अब देखो यहीं से हमारे टेंस के टाइप निकल के आ जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अगर आपको ये बात पता है कि टेंस जो है वो टाइम प्लस में एक्शन होता है, तो दैट मीन्स कि हमें उनके टाइप के नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है। हमें पता है टाइम को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और एक्शन भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। तो वहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे स्टूडेंट्स, वहां से हमारे पास टेंस के टाइप्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए, टेंस के टाइप्स बन गए। ठीक है, अब टेंस को जानने के लिए हम थोड़ी सी बात करते हैं वापस से वर्ब की। वर्ब आपको पता है सेंटेंस में जो भी एक्शन हुआ उस एक्शन को दिखाना, या कोई अगर नॉन एक्शन वर्ब भी आ रही है हमारे पास तो नॉन एक्शन को दिखाना। अगर हैपनिंग की बात करते हैं कुछ होने की, तो दैट मीन्स हैपनिंग को भी वर्ब दिखा सकती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पोजेशन की, मुझे अधिकार दिखाना है, तो पोजेशन भी हम इससे दिखा सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने इन सब की बात आपसे की है। ठीक है, इसके बाद एक बार बात करते हैं वर्ब की फॉर्म्स की, कि वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। अगर आपने ये बात सीख ली, अगर आपने वर्ब की फॉर्म्स को सीख लिया, तो आपको टेंस का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं वर्ब की फॉर्म्स की बात करूं स्टूडेंट्स, और आपसे इन नंबर पूछ लिया जाए, तो वो सिर्फ 3 ही होती है। वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 ही फॉर्म्स होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं, लिखिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो हम V1 V2 V3 बोलते हैं ना, ये इंग्लिश में कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरीके से बोले जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे V1 V2 V3। कई बुक्स में, हालांकि मैं नाम भी ले दूं, अगर केडी कैंपस की बुक है या पैरामाउंट की बुक है, तो वहाँ पे आपको 5-5 फॉर्म्स देखने को मिलती हैं वर्ब की। तो उसको देख के ऐसा नहीं कर देना है आपने कि फॉर्म्स जो है वो 5 होती हैं। 5 नहीं होती है, हमारे पास इंग्लिश में फॉर्म सिर्फ 3 ही होती हैं। देखेंगे क्यों। अगर मैं बात करूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो वो होती है स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम नाम देते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या नाम देते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या नाम होता है, प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, तो फ्यूचर मत बोल देना, दैट इज परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है आपकी परफेक्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म हुई प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म हुई पास्ट एंड थर्ड फॉर्म हुई आपकी परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, इसके बाद जो आप बुक्स में देखने को मिलता है V4 और V5 लिख के ऐसे क्रॉस कर लेना कि ये कोई भी फॉर्म्स नहीं होती हैं वर्ब की। क्यों, क्योंकि एक को हम बोल रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में SCS, और एक को हम बोल रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। एक को हमने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में SCS, और एक को हमने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। तो आपको नहीं लगता कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही हमने SCS को ऐड किया है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही SCS को ऐड किया है, तो हमें ये अलग से इसको फॉर्म नाम देने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हम इसको फोर्थ फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। क्लियर। तो यहां से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में SCS भी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट फॉर्म ही हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING की, तो ING लगाते ही हम उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूस। तो ये आपकी कैसी फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो जाएगी। लेकिन वापस से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम अलग से नाम नहीं देंगे कि ये 5वीं फॉर्म है वर्ब की, नहीं, क्योंकि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही कुछ ना कुछ ऐड किया है। तो सिर्फ आपको ये 5 नाम ध्यान रखने हैं वर्ब्स के। अगर ये 5 नाम अगर आप ध्यान रखते हो, तो आपका स्ट्रक्चर रखने का झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको 1-2 बार रिवाइज करोगे, आपके दिमाग, आपके जुबान पे चढ़ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म होती है, और SCS भी प्रेजेंट फॉर्म होती है, और ING वाली कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर हमें इतनी बातें समझ में आई, तो अब देखो मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखने जा रही हूँ। आप इजीली उनको देखते ही बता पाएंगे कि इनमें जो है टेंस कौन सा लग रहा है आपके पास। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जो अभी सेंटेंस लिखा था वही लिखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यही लिखा था हमने। इसी का टेंस पहले जानने की कोशिश करते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर आपके पास 2 वर्ब्स आपको दिखाई दे रही हैं। अभी मैं बात नहीं कर रही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या होती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में जो है वर्ब कितनी आ रही है। तो इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे बात करूं, तो इस सेंटेंस में आपको 2 वर्ब्स दिखाई दे रही हैं, एक इज और एक प्लेइंग। तो अगर इसकी बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और प्लेइंग की अगर मैं बात करूं तो ये है आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। इज हुई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लेइंग हुई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अभी अभी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या नाम दिया था? प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या नाम दिया था? प्रेजेंट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी को हमने क्या नाम दिया था? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी को हमने क्या नाम दिया था? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो टेंस कौन सा बन गया हमारे सेंटेंस का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यही तो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसके लिए हमें क्या रखना पड़ता है? सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और आगे जो भी लिखा हो वो सब चीजें। तो वो सब चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको सिर्फ ये देखना है सेंटेंस में वर्ब कितनी यूज हो रही है और फॉर्म कौन सी गिवन है। फॉर्म कौन सी गिवन है, ये बात समझ में आई? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको लिख दूं कि शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, वो एप्पल खा रही थी। एक वर्ब मुझे ये दिखाई दे रही है और एक वर्ब मुझे ये दिखाई दे रही है। ये मुझे दिख रही है वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और ईटिंग मुझे दिखाई दे रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। देखो वर्ब की फॉर्म्स आप किसी भी बुक से, नेट से, कहीं से भी आप सिर्फ लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो सारी वर्ब की फॉर्म्स आपके सामने आ जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्म्स याद नहीं है, जहाँ पे जो मेन फॉर्म्स होंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं या फिर सेंटेंस में जहाँ पे जो फॉर्म आती जाएगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म ये होगी, फर्स्ट फॉर्म ये होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप याद करना चाहो तो वो आप याद कर सकते हो। वर्ब, अब मुझे बताओ वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने क्या नाम दिया था? दैट इज पास्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या नाम दिया था? पास्ट फॉर्म। और आईएनजी को हमने क्या नाम दिया था? कॉन्टिन्यूअस। आईएनजी को हमने क्या नाम दिया था? कॉन्टिन्यूअस। तो अगर सेंटेंस का टेंस मैं आपसे पूछूं तो क्या आप नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे हम लोग। दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम सेंटेंस को देखते ही अगर हमें वर्ब की फॉर्म्स के नाम पता है तो हम इजीली सेंटेंस का टेंस बता सकते हैं। हमें कोई भी स्ट्रक्चर हमें वहां पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतनी बात समझ में आई है तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूं इसके बाद, अगर आपको नहीं लगता कि किसी भी सेंटेंस में अगर मैं टाइम दिखाना चाह रही हूं तो उसके लिए भी मैं एक वर्ब ही यूज कर रही हूं। जैसे मैंने इज यूज किया तो मुझे पता लग गया प्रेजेंट का टाइम था, मैंने वॉज यूज किया तो मुझे पता लग गया कि पास्ट की बात हो रही है। तो दैट मीन्स टाइम दिखाने के लिए भी मैं वर्ब का यूज कर रही हूं और एक्शन को शो करने के लिए भी मैं किसका यूज कर रही हूं? वर्ब का यूज कर रही हूं। तो टाइम भी मैंने वर्ब से शो किया और एक्शन भी मैंने वर्ब से शो किया, तो आपको नहीं लगता कि टेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? टेंस हो जाता है आपके वर्ब के इक्वल। तो आपकी वर्ब ही क्या होती है? टेंस होती है। आपकी वर्ब ही क्या होती है? टेंस होती है, ठीक है ना। तो वर्ब की हेल्प से ही हम हमेशा सेंटेंस का टेंस बता पाते हैं, उसके अलावा हम किसी भी चीज से सेंटेंस का टेंस नहीं बता सकते। तो टाइम के लिए भी हमें वर्ब यूज करनी पड़ेगी और एक्शन दिखाने के लिए भी हमें किसका यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? वर्ब का ही यूज करना पड़ेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक टाइप और होता है टेंस का, दैट इज इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट की बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट भी कह देते हो, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल पास्ट बोल देते हैं, और ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल फ्यूचर भी कह देते हैं। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, जो हमारी ट्रेडिशनल इंग्लिश होती थी उसमें सिर्फ दो को ही टेंस माना जाता था, और वो कौन सा होता था? पास्ट और प्रेजेंट। क्योंकि फ्यूचर तो बात कर रहे हैं हम भविष्य की, तो भविष्य में हम कह रहे हैं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैंने ये बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगी, तो दैट मीन्स कि हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं दिल्ली ना जा पाऊं, ठीक है, कोई ऐसा अर्जेंट वर्क आ जाए कि मैं दिल्ली ना जा पाऊं। तो मुझे बताओ क्या एक्शन होगा या एक्शन हुआ? नहीं। तो दैट मीन्स फ्यूचर में सिर्फ हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना बताते हैं कि हाँ ये काम हो सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं होता। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो प्रेजेंट में काम हो रहा होता है। कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें और पास्ट की बात करें तो काम हो चुका होता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर को भी टेंस माना जाता है। वैसे टेंस होता नहीं है, फ्यूचर टेंस होता नहीं है, फ्यूचर को टेंस बनाया जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम तीनों को ही टेंस माना जाता है, इसलिए हमें फ्यूचर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं, हमें एक और टेंस पढ़ने को मिलता है, दैट इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट से आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जब भी आपको इनडेफिनिट टेंस आप यूज कर रहे हो, दैट मीन्स वहां सिर्फ और सिर्फ आप इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहे हो। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या यूज कर रहे होगे? इंफॉर्मेशन दे रहे होगे, कोई भी एक्शन की बात वहां पे नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आई गो टू टेम्पल डेली, आई गो टू टेम्पल डेली, आई गो टू टेम्पल डेली, मैं डेली मंदिर जाती हूँ,
मैंने क्या कहा, मैं डेली मंदिर जाती हूँ, हर दिन मंदिर जाती हूँ। तो मुझे बताओ क्या कोई एक्शन हुआ? अब आपके दिमाग में आएगा कि गो का मतलब तो होता है जाना, तो दैट मीन्स ये तो एक्शन को शो करेगा। लेकिन मुझे बताओ, जब मैंने ये कहा कि मैं डेली टेम्पल जाती हूँ, तो मुझे बताओ क्या मैं टेम्पल जा रही हूँ? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला मैं टेम्पल जा रही हूँ। अगर मैं ये कहती मैं टेम्पल जा रही हूँ, दैट मीन्स आपको एक्शन दिखाई देता। अगर मैं ये कहती मैं टेम्पल जा चुकी हूँ, दैट मीन्स तब भी एक्शन हो गया कि मैं टेम्पल पहुंच गई हूँ। और अगर मैं ये बोलती कि मैं 2 घंटे से टेम्पल जा रही हूँ, दैट मीन्स तब भी एक्शन चल रहा है कि कुछ तो मैं पहुंच गई होंगी, कुछ अभी भी पहुंचना बाकी है। तो दैट मीन्स तीनों में आपको एक्शन दिखेगा। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मैं हर दिन मंदिर जाती हूँ, या मैं कहूँ मैं डेली चाय पीती हूँ, तो क्या मैं आपको अभी चाय पीती हुई दिख रही हूँ? नहीं। तो दैट मीन्स जब हम बात करते हैं इनडेफिनेट की, तो वहां सिर्फ और सिर्फ हम इंफॉर्मेशन देने की बात करते हैं, एक्शन आपको कुछ भी नहीं दिखता। इसी को अगर मैं पास्ट में लिख दूं, आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गई, तो दैट मीन्स कि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी कि हाँ मैं मंदिर गई थी, ठीक है, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं दिखाई दिया हमें। तो जब भी हम इनडेफिनेट यूज करते हैं, तो वहां सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है? इन्फॉर्मेशन देने की बात होती है। ये चीज आप ध्यान रखना, इसलिए हम इसको एक्शन में कंसीडर नहीं करते। एक्शन आपके 3 ही टाइप के होते हैं। इनडेफिनेट, जब इन्फॉर्मेशन देने की बात होती है तब हम इनडेफिनेट टेंस को यूज करते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई। अगर क्लियर हुई तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम टेंस शुरू करते हैं अपना पढ़ना। तो ये था बिल्कुल टेंस का बेसिक पार्ट जो आपको पता होना चाहिए। और अगर ये सभी चीज़ें आपको पता हैं, तो अब जो चीज़ें मैं आपको कराने वाली हूँ, स्ट्रक्चर वगैरह, वो सारी चीज़ों का झंझट जो है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये सेंटेंस आ गया, शी हैज़ अ कार, और पता नहीं एग्जाम में, हरियाणा के एग्जाम में ये ऐसे सेंटेंसेस आपको कितनी बार देखने को मिलते हैं। हमारे दिमाग में क्या होता है, अब हमने स्ट्रक्चर रटे हुए होते हैं, तो हमें हैज, हैव, हैड दिखते ही दिमाग में क्या आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन हम ये नहीं देखते कि पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट हम किसको कहेंगे। देखो, प्रेजेंट दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और परफेक्ट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपके पास होनी चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपके पास 2 वर्ब होनी चाहिए, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही जब आपने पास्ट परफेक्ट बोला, तो एक वर्ब आपके पास होनी चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक वर्ब होनी चाहिए आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन मुझे यहाँ पे बताओ, क्या मेरे पास इसके बाद एक और वर्ब है क्या? नहीं, इसके बाद एक और वर्ब नहीं है। तो हैज हमें पता है कौन से फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने नाम दिया था स्टूडेंट्स प्रेजेंट फॉर्म। क्या नाम दिया था? प्रेजेंट फॉर्म। मुझे बताओ, क्या सेंटेंस में कोई एक्शन दिख रहा है? नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि उसके पास एक गाड़ी है, सिर्फ अधिकार दिखाया मैंने, उसके पास एक गाड़ी है। अब ये बात मैंने बताई, दैट मीन्स मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, कोई भी एक्शन तो हुआ ही नहीं सेंटेंस में। और कोई भी एक्शन नहीं हुआ तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे? इनडेफिनेट, क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की बात हुई है, एक्शन दो कुछ भी नहीं हुआ। अगर एक्शन होता तो हमें एक और वर्ब और दिखाई देती और उसको वही नाम दे देते हम लोग, लेकिन कुछ एक्शन हुआ ही नहीं, दैट मीन्स मेरे पास एक ही वर्ब है, तो हम उसको बोल दूंगी। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म गिवन होती, अगर मैं इसी को लिख देती शी हैड अ कार, तो हैड दैट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को हमने नाम दिया था पास्ट। एक्शन कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की बात है, तो आगे क्या लगा देंगे? इंडेफिनिट, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको डायरेक्ट आप इस तरीके से जो है सेंटेंस का टेंस बता सकते हैं, इस तरीके से आप सेंटेंस का टेंस बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला टेंस लिखेंगे। अब हेडिंग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। डायरेक्ट मैंने आपको टेंस निकालना सिखा दिया है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मान लो किसी को स्ट्रक्चर से ही याद करना है, तो आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। हमारे पास 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये चीज़ हम सबसे पहले सीख चुके हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब होनी चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में SCS। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लासेस लगाई हैं उनको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है दैट मीन्स अगर जरूरत होगी तो लिख लेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लिखेंगे, तो इसको खाली छोड़ देंगे। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो बनाएंगे दैट इज सब्जेक्ट प्लस में हम यूज करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए डू, डज प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब SCS नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि डज में हम S या ES ऑलरेडी लगा चुके होते हैं, तो डू या डज के बाद सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। अगर इसी में मैं बात करूं इंटेरोगेटिव की, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनता है। अगर ना भी लिखी हो तो अब लिख लीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका कभी भी मेन वर्ब से नहीं बनेगा, हमेशा ही उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए,
उसके बाद मैं एक सब्जेक्ट लिखूंगी, उसके बाद अगर मेन वर्ब आ रही है तो मेन वर्ब लिखेंगे सॉरी मेन वर्ब, उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही आगे आएगी, उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपने कि यहाँ डू डज के बाद मुझे नोट दिखाई दे रहा है तो मैं नोट को आगे ले आऊँ, ये नहीं करना। तो अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपका दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्योंकि मैं ये भी कह सकती हूँ क्या आपने खाना खा लिया, एक मैं ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या आपने खाना नहीं खाया। तो हम दोनों तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले लिखिए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, डू डज प्लस में सब्जेक्ट, उस डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद जो भी हमें सेंटेंस गिवन होगा वो लिख लेंगे, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव की अगर मैं बात करूंगी, ये रब कर देती हूँ मैं, ये जनरल फॉर्मूला लिखा था मैंने। तो अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो डू डज एज इट इज रहेगा। अब ये नहीं करना आपने कि इसके बाद आप नोट लिख दो, नहीं, इसके बाद सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, फिर हम नोट को लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। लेकिन कई बार आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म देखने को मिल जाती है, दैट इज डोंट या फिर डजंट। तो अगर आपको ये देखने को मिल रही है तो फिर आपको यहाँ पे नोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में आपके आ चुका है। ठीक है, तो ये बात है आपके स्ट्रक्चर की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। इसके बाद अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो हमें पता है कि जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंगुलर की बात करते हैं, तो सिंगुलर के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एससीएस। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, बुक्स में हमें दिखाई देता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो अलग से कोई टॉपिक नहीं होता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दैट मीन्स कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक संधि है। तो सब्जेक्ट कहता है कि मैं अगर सिंगुलर हूं तो वर्ब को भी सिंगुलर ही आना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं प्लूरल हूं तो वर्ब को भी प्लूरल ही आना पड़ेगा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया था तब मैं ये चीजें आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी डिटेल में। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लियर, चलिए। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बात आती है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज कहाँ कर सकते हैं। इसके यूजेस की अगर हम बात करें, कि यूज हम कहाँ कर सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए स्टूडेंट्स, जब हमें हैबिट या फिर रूटीन शो करना हो, तो वहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ शी टेक या फिर टेक्स टी एवरी डे, शी टेक या फिर टेक्स टी एवरी डे, दैट मीन्स कि वो हर रोज चाय पीती है। तो हमें एक बात तो इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहे हैं, और दैट मीन्स कि ये इसका रूटीन भी हो सकता है। और शी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि ही यूजुअली स्मोक्स, वह अक्सर स्मोक करता है, तो दैट मीन्स यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, और अक्सर बोल दिया तो दैट मीन्स कि कभी कभी वो स्मोक करता है, तो दैट मीन्स हम उसकी हैबिट दिखाने की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम हैबिट या फिर रूटीन दिखाने की बात करते हैं तो वहां पे हमें कौन सा टेंस लगाना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना होता है। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ किसी भी फैक्ट की, किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। फैक्ट मीन्स सच, जो हमेशा हर जगह सच रहेगा। ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ दैट मीन्स कि पूरे यूनिवर्स में वो सच है, उसे हमें प्रैक्टिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो स्टूडेंट्स ये एक फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज जो है वो, सन जो है वो हमेशा ईस्ट से ही उगेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन ईस्ट से उगा, तीसरे दिन वो वेस्ट से उग रहा होगा। दैट मीन्स ये बात हर जगह ही सच है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ये बात सिर्फ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सही है, अदरवाइज हम ऊपर जाते हैं, माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो प्रेशर जो है डिक्रीज होता जाता है, तो और समुद्र में जाते हैं तो प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की,
तो दैट मीन्स कि पानी जो है कितने पे उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। और ये बात हर जगह के लिए सही होगी। अगर उस पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक लग रहा है तो दैट मीन्स पानी हमेशा ही 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ कभी आप इज राइजिंग नहीं कर सकते, यहाँ कभी आप इज बॉइलिंग नहीं कर सकते, यहाँ कभी आप इज बॉइलिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। कि हैबिट दिखानी हो हमें या फिर यूनिवर्सल फैक्ट बताना हो हमें, और एक सिंपल सीधी अगर बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। दैट इज हम इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब क्या है, देखो नाम से ही हमें पता लगता है, प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी चाहिए। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी एंड देन दिस वन। नेगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर के बाद हम क्या यूज कर लेंगे, नोट। और अगर इंटेरोगेटिव भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसमें हम क्या करेंगे, इज एम आर हमारे पास आगे आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। और अगर हम इनको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं दैट इज इजंट, एमेंट या फिर आरेंट, इजंट, एमेंट या फिर आरेंट, तो हमें नोट यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से लिख के एमेंट को क्रॉस कर लेना, क्योंकि एमेंट इंग्लिश में कोई भी वर्ड नहीं होता है। तो अगर आय के लिए हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी तो वो हम लोग आरेंट को ही यूज करेंगे। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट में बोलने के टाइम पे अगर कोई काम लगातार चल रहा है, प्रेजेंट में बोलने के टाइम पे अगर कोई काम लगातार चल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बात करें स्टूडेंट्स हम अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हमेशा ही एक टेम्परेरी एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? टेम्परेरी एक्शन को दिखाता है। टेम्परेरी एक्शन कहने का मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद जाके वो चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो हमने बात की थी, वो परमानेंट एक्शन को दिखाता है। परमानेंट एक्शन कहने का मतलब क्या है कि हमने जैसे बोला कि सन जो है वो हमेशा ईस्ट से उगेगा, तो वो हमेशा ही परमानेंट है वो चीज कि वो हमेशा ही ईस्ट से ही निकलेगा। लेकिन अगर मैंने बोला ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मुझे बताओ क्या वो हमेशा खेलता ही रहेगा? नहीं, वो जाके रुकेगा भी तो सही। ये थोड़ी है कि वो खेलता ही रहेगा, खेलता ही रहेगा, खेलता ही रहेगा, रुकेगा भी तो सही। तो दैट मीन्स कि कैसा एक्शन होगा, टेम्परेरी एक्शन होगा। ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि शी इज राइटिंग अ नोवेल दीज डेज, शी इज राइटिंग अ नोवेल दीज डेज, आजकल इन दिनों वो क्या लिख रही है, एक नोवेल लिख रही है। अब मुझे बताओ क्या ये परमानेंट एक्शन है या टेम्परेरी एक्शन? तो वो बिल्कुल टेम्परेरी एक्शन। जैसे ही मैंने क्या लिखा, दीज डेज, इन दिनों वो ये काम कर रही है। तो इन दिनों वो ये काम कर रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो परमानेंटली यही काम करती रहेगी, नोवेल लिखती रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स जब भी हमें टेम्परेरी एक्शन को दिखाना हो तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। और अगर हमें परमानेंट एक्शन दिखाना हो तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये बात आपको, बस ये दो बातें अगर दिमाग में बिठाओगे ना, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। जो बुक्स में इतने सारे यूजर्स, इतने सारे रूल्स दिए होते हैं, वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैंने क्या लगा दिया है, दीज डेज, और दीज डेज से मुझे पता लग रहा है कि ये कैसा एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन है। ठीक है? तो इस टाइप का सेंटेंस अब आपको जब भी गिवन हो तो हम इसी तरीके से सेंटेंस को लिखेंगे। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आई एम टीचिंग फिजिक्स नाउअडेज, आई एम टीचिंग फिजिक्स नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब क्या होता है, आजकल। तो मैं कह रही हूँ आजकल मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ। तो जब मैंने बोला आजकल मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं परमानेंटली इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, आई टीच इंग्लिश। ठीक है? लेकिन मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश फिजिक्स नाउअडेज, तो दैट मीन्स कि मैं आजकल सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रही हूँ। दैट मीन्स कि ये मेरा परमानेंट एक्शन नहीं है, ये तो मैं सिर्फ टेम्परेरीली पढ़ा रही हूँ। क्योंकि अगर मेरा ये परमानेंट होता तो मैं नाउअडेज मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी, नाउअडेज मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी अगर ये मेरा परमानेंट एक्शन होता तो नाउअडेज से मुझे पता लग गया कि ये कैसा एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन है।
तो बस दो बातें अपने दिमाग में बिठाओ, अगर आप परमानेंट एक्शन दिखा रहे हो तो दैट इज वो क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर आप टेम्परेरी एक्शन दिखाना चाह रहे हो तो दैट इज वो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वो आपका कौन सा टेंस होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक वर्ब्स होती हैं स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स। कैसी वर्ब्स होती हैं हमारे पास, स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स आपकी वो वर्ब्स होती हैं स्टूडेंट जो कभी भी एक्शन को नहीं दिखाती, कभी भी एक्शन को नहीं दिखाती, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट को शो करती हैं। स्टेट का मतलब क्या है, अवस्था को शो करती हैं, हमारे दिमाग की जो अवस्था होती है सिर्फ उसको शो करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। अब आपके दिमाग में ये आता है कौन कौन सी स्टेटिव वर्ब होती हैं, आप लोग स्टेटिव वर्ब्स को रटना शुरू करते हो। किसी भी वर्ब को आपको रटना नहीं है, कोई भी वर्ब अगर एक्शन दिखा रही है तो वो एक्शन वर्ब है, ठीक है। कोई भी वर्ब अगर एक्शन दिखा रही है तो बिल्कुल वो एक्शन वर्ब कहलाएगी, और स्टेटिव वर्ब तब होगी वो जब वो एक्शन नहीं दिखाएगी, और एक्शन नहीं दिखाएगी तो एक चीज अपने दिमाग में बिठाओ कि बेशक वो टेम्परेरी एक्शन हो लेकिन हम उस पर आईएनजी नहीं लगा सकते, बेशक वो टेम्परेरी एक्शन हो लेकिन हम उस पर आईएनजी नहीं लगा सकते। तो स्टेटिव वर्ब आपकी विदाउट आईएनजी होंगी। जैसे ही उन वर्ब्स पे आईएनजी लग जाएगा दैट मीन्स ये 100% श्योर है कि वो कुछ ना कुछ एक्शन दिखाने लग जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई एम नोइंग हिम, आई एम नोइंग हिम, आई एम नोइंग हिम, तो दैट मीन्स मैं कह रही हूं मैं उसे जानती हूं। अब अगर सेंटेंस का मीनिंग निकाले तो क्या कह रहा है, मैं उसे जान रही हूं। अब ऐसा थोड़ी होता है हम कहते हैं कि यार मैंने उसे थोड़ा सा तो जान लिया, थोड़ा और जान रही हूं। दो ही चीजें होती हैं, या तो मैं उसे जानती हूं या मैं उसे नहीं जानती। तीसरी बात, अगर मैं जानने की बात करूं, नो की बात करूं, तो क्या कोई एक्शन आपको इसमें दिखाई देगा, क्या कोई एक्शन इसमें आपको दिखाई देगा, नहीं, एक्शन तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और एक्शन कुछ भी नहीं दिखाई देगा दैट मीन्स कि मैं इस पे आईएनजी तो लगा ही नहीं सकती, और जब आप आईएनजी ना लगा सको तो दैट मीन्स वहां आपको इंडेफिनिट ही लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस सही क्या होगा, आई नो हिम। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आई वॉन्ट, या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, आई एम वॉन्टिंग अ बुक राइट नाउ, आई एम वॉन्टिंग अ बुक राइट नाउ, अभी मुझे एक किताब चाहिए। तो जैसे ही आपको पता लगा राइट नाउ दैट मीन्स अभी की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ बोलने के समय मुझे ये काम चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ पे तो आईएनजी लगना चाहिए था। लेकिन मुझे बताओ चाहने में, वांट में, चाहने में क्या कोई आपको एक्शन दिखाई देगा, नहीं, चाहने में तो हमें कोई भी एक्शन नहीं दिखेगा, और कोई भी एक्शन नहीं दिखेगा तो दैट मीन्स मैं इस पे आईएनजी नहीं लगा सकती, और आईएनजी नहीं लगा सकती तो बेशक ये एट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या यूज करेंगे, वॉन्ट को ही यूज करेंगे। तो स्टेटिव वर्ब के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर वर्ब को आपको रटना नहीं है कि वो स्टेटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब है या पोजेशन वर्ब है, किसी भी वर्ब को आपको रटना नहीं है। सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में वो जिस तरीके से यूज हुई है उसका नाम वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये कहानी थी स्टूडेंट्स आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब देखो नाम से ही हमें पता लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट मीन्स प्रेजेंट के लिए मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और परफेक्ट हमने किसको नाम दिया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म को नाम दिया था। तो ये दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो वापस से अगर मैं बात करूं, हमारे पास 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव, क्योंकि मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो दैट मीन्स इससे पहले मुझे कुछ ऐसी वर्ब ही लगानी पड़ेगी जिसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख सकूं। अब इज एम आर के बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकती, क्योंकि इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, हैज हैव यूज किया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे जो भी सेंटेंस होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। नेगेटिव की बात करेंगे तो हम हैज हैव के बाद क्या यूज करेंगे, नोट को यूज करेंगे। और इंटेरोगेटिव की बात करें तो 2 टाइप का होगा हमारा, सिर्फ हैज और हैव आगे आएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अगर नेगेटिव में बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, और अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म में दिखते हैं दैट इज हैजंट या फिर हैवेंट, तो यहाँ से हम नोट को हटा देंगे, ठीक है। ये बात हम सबको पता ही है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम हैज को यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम किसको यूज करेंगे, हैव को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, हैव को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर से आपको बात ध्यान रहती है तो स्ट्रक्चर से याद रखेंगे, और बिना स्ट्रक्चर के अगर आपको बात ध्यान रहती है तो बिना स्ट्रक्चर के, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट सेंटेंस देखते ही आप बता सकते हो वैसे लिख लेंगे।
ये नोट कर लिया होगा आपने। बात आगे करते हैं इसके बाद। तो अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें कहाँ यूज करना है, तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जब हमारा सेंटेंस में जब हमारा एक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्शन इंपॉर्टेंट है, उसका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्शन इंपॉर्टेंट है, उसका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट मीन्स कि सेंटेंस में एक्शन क्या हुआ वही मायने रखता है, उसका टाइम मायने नहीं रखता कि वो काम जो है वो कब हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि वी हैव गोट फ्रीडम, हमें आज़ादी मिल चुकी है, हमें आज़ादी मिल चुकी है। मुझे बताओ मैंने पूरे सेंटेंस में क्या कहीं भी आपको टाइम का जिक्र किया है? नहीं, मैंने तो सिर्फ एक्शन बताया है। एक्शन क्या कि हमें आज़ादी मिल चुकी है, वो कभी भी मिली हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स कि इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं मुझे कहीं भी टाइम नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको सेंटेंस में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है, वी गोट फ्रीडम, वी गोट फ्रीडम। अब ऐसे दे दिया तो हमें पता है कि जब हमारा एक्शन इंपॉर्टेंट हो, टाइम इंपॉर्टेंट ना हो, तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो यहाँ पे पास्ट तो लग ही नहीं सकता, यहाँ पे पास्ट तो लग ही नहीं सकता, तो मुझे सेंटेंस क्या बनाना पड़ेगा? वी हैव गोट फ्रीडम। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, वी हैव गोट फ्रीडम इन 1947, वी हैव गोट फ्रीडम इन 1947, 1947 में हमें आज़ादी मिली। दैट मीन्स अब हमारा फोकस एक्शन पे नहीं है। अब मैंने इस सेंटेंस में टाइम का जिक्र भी कर दिया और टाइम भी बता दिया, तो दैट मीन्स मेरा फोकस अब किस पे चला गया? टाइम पे चला गया। और टाइम पे फोकस चला गया तो जब प्रेजेंट परफेक्ट तो हम तब लगाते हैं जब हमारा एक्शन पे फोकस हो। तो यहाँ पे हमारा एक्शन पे फोकस नहीं है, तो यहाँ पे मुझे पास्ट ही लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम मुझे कैसा गिवन है? पास्ट का गिवन है। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनेट में वी गोट फ्रीडम इन 1947। तो यहाँ से आपको दो बातें पता लग गई, जब एक्शन इंपॉर्टेंट हो, टाइम इंपॉर्टेंट ना हो, तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन जब हमारा टाइम इंपॉर्टेंट हो जाए, एक्शन इंपॉर्टेंट ना हो, दैट मीन्स कि हमने उसमें टाइम भी दे दिया सेंटेंस में, और जब हमने टाइम भी दे दिया सेंटेंस में, तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब आपका टाइम इंपॉर्टेंट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जब आपका एक्शन इंपॉर्टेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपका एक्शन इंपॉर्टेंट हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, टाइम इंपॉर्टेंट ना हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि वी हैव रीच्ड या फिर रीच्ड ऑन मून, वी हैव रीच्ड या फिर रीच्ड ऑन मून, और एक सेंटेंस में आपको बोल रही हूँ वी हैव रीच्ड या फिर रीच्ड ऑन मून ऑन 27 जुलाई 2007। दो सेंटेंस लिखे गए हैं आपके पास, वी हैव रीच्ड या फिर रीच्ड ऑन मून, वी हैव रीच्ड ऑन मून ऑन 27 जुलाई 2007। ऊपर वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मुझे एक्शन दिया गया है, उसका टाइम नहीं दिया गया। दैट मीन्स हम चांद पर पहुंच चुके हैं, कब पहुंचे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स इस सेंटेंस में मेरा एक्शन इंपॉर्टेंट है, और एक्शन इंपॉर्टेंट है तो हम पास्ट यूज नहीं करेंगे, हमें क्या यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये तो एक्शन तो दिया ही है, साथ में उसका टाइम भी दे दिया कि भाई इस दिन इस साल में ये काम हुआ है। तो दैट मीन्स अब मेरा एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मेरा क्या इंपॉर्टेंट हो गया? टाइम इंपॉर्टेंट हो गया, और टाइम इंपॉर्टेंट हो गया तो हम यहाँ पे कौन सा टेंस लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ठीक है ना? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है? अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है? कुछ काम पूरा हो गया होगा और कुछ अभी भी चल रहा होगा। तो कुछ काम पूरा हो गया होगा, दैट मीन्स एक टाइम से तो वो शुरू हुआ होगा। अब प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी चाहिए। ये तीन वर्ब्स हमें चाहिए, तो हमें सारी वर्ब्स इस तरीके की लगानी पड़ेंगी कि जिससे हमारा काम चल जाए। तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम ऐसी वर्ब हमें लिखनी पड़ेगी जिसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकूं, तो वो होती है हमारी हैज़ या फिर हैव।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या यूज़ कर लूँगी, बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। उसके बाद ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है फोर सिंस प्लस में टाइम। क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हमें वो टाइम तो बताना ही पड़ेगा कि इतने समय से, ठीक है, इस दिन से ये काम चल रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, फोर सिंस प्लस में टाइम। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, जो सबसे पहली वर्ब सेंटेंस में लिखी गई है उसके जस्ट बाद ही हम नोट को लगाएंगे। जो सबसे पहली वर्ब लिखी जाएगी उसके जस्ट बाद ही नोट आएगा, तो जो नोट की पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, हैज़ हैव के जस्ट बाद होगी। और इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ हैज़ और हैव आगे आएगा, सिर्फ हैज़ और हैव आगे आएगा, बाकी सारी वर्ब्स सब्जेक्ट के बाद लिखी जाएंगी। दैट इज बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में फोर सिंस प्लस में टाइम, फोर सिंस प्लस में टाइम, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव की बात करेंगे तो नोट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, और अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे तो दैट इज हैजंट या फिर हैवेंट, और यहाँ से नोट को हम हटा देंगे। और ये पता ही है आपको कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हैज़ यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हैव वर्ब को यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका क्या हो जाएगा कि जहाँ पे कोई काम किसी समय से लगातार चला, किसी समय से लगातार चला, ठीक है। तो अब सेंटेंस करने से पहले हमने जो फोर सिंस लगाया है, इस फोर सिंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो फोर सिंस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना टाइम को हम दो बार में, टाइम को और टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो कौन सा हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमेशा ही ध्यान रखना, जब हमें पीरियड ऑफ टाइम गिवन हो तो हम क्या यूज करेंगे, फोर को, और जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस को। पीरियड, देखो पीरियड नाम से ही हमें पता लगता है, पीरियड का मतलब समय काल, एक पीरियड हमें गिवन होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं पिछले 7 दिनों से मैं ये काम कर रहा हूं, और एक मैं कहूं मैं मंडे से ये काम कर रहा हूं, दैट मीन्स जब मैंने मंडे बोला तो मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम बताया, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जब मैंने ये बोला कि 7 दिनों से मैं काम कर रहा हूं तो दैट मीन्स मैंने आपको पीरियड बताया, पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं डैश 2 ईयर्स, डैश 2 ईयर्स, तो आपको ये देखना है कि 2 ईयर्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने बोला 2 साल, दैट मीन्स मैं आपको 2 साल पीरियड बता रही हूँ, और पीरियड बता रही हूँ तो इससे पहले क्या फिल होगा, 4 फिल होगा, इससे पहले क्या फिल होगा, 4 फिल होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं डैश 2017, डैश 2017, 2017 से, तो दैट मीन्स कि अब मैंने आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया है, और एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया है तो यहाँ हमें क्या फिल करना पड़ेगा, सिंस फिल करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं डैश मंडे, डैश मंडे, दैट मीन्स कि ये क्या है, सिंस है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं डैश 5 मंथ्स, 5 महीनों से, 5 महीने से, दैट मीन्स मैंने महीने का एग्जैक्ट नाम नहीं बताया आपको, एग्जैक्ट नहीं बताया, दैट मीन्स मैं पीरियड की बात कर रही हूँ, और पीरियड की बात कर रही हूँ तो मैं क्या फिल करूंगी, 4 फिल करूंगी। और ऐसे ही अगर मैं बोल देती डैश मार्च, मार्च से, दैट मीन्स एग्जैक्ट महीना बता दिया मैंने, एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया मैंने आपको, तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, सिंस फिल करेंगे। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ डैश सेंचुरी, डैश सेंचुरी, सेंचुरी होता है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल का समय, शताब्दी जिसे हम कहते हैं। तो अगर नाम में ही आ गया पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, तो 100 साल की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 4 को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी आपको पीरियड ऑफ टाइम गिवन हो तो हम 4 यूज करेंगे, और जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो तो हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, सिंस को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, सिंस को यूज करेंगे। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो जब हमें 4 सिंस प्लस में टाइम गिवन है, दैट मीन्स कि हमें वहां पे क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस या फिर फॉर मॉर्निंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस या फॉर मॉर्निंग, मैं सुबह से जो है इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। अब सुबह से पढ़ा रही हूँ दैट मीन्स मैंने आपको एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया, और एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। अब सिंस यूज करते हैं, मैं कह रही हूँ सुबह से पढ़ा रही हूँ, अब सुबह से पढ़ा रही हूँ दैट इज मान लो दोपहर हो गई है, तो सुबह से पढ़ा रही हूँ तो सुबह से दोपहर तक मैंने कुछ तो पढ़ा लिया, और काम अभी भी कंटिन्यू में है, काम अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्टिन्यूअस से काम नहीं चलेगा मेरा, क्योंकि मुझे ये भी तो दिखाना है कि सुबह से, अगर सुबह से अब दोपहर हो गई है तो 3 घंटे 4 घंटे तो मैं पढ़ा चुकी हूँ ना, दैट मीन्स उसमें कुछ काम तो पूरा हुआ होगा, तो मुझे कंप्लीट काम भी दिखाना है, और काम अभी लगातार चल रहा है वो भी दिखाना है। तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, आई हैव बीन
आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 4 मॉर्निंग। ठीक है, कि मैं सुबह से क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि शी इज वॉचिंग टीवी फॉर या फिर सिंस 3 आवर्स, कितने घंटे से वो टीवी देख रही है, 3 घंटे से वो टीवी देख रही है। दैट मीन्स 3 घंटे में उसने कुछ तो टीवी देख लिया होगा। ठीक है, तो 3 घंटे तो उसे हो गए देखते हुए, और काम अभी भी कंटिन्यू में चल रहा है। हम कह रहे हैं 3 घंटे से वो टीवी देख रही है, दैट मीन्स 3 घंटे देखते हुए हो गए और काम अभी भी चल रहा है। तो मुझे परफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा 3 घंटे में जितना काम किया उसने, और कॉन्टिन्यूस भी दिखाना पड़ेगा। तो खाली मेरा कॉन्टिन्यूस से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मुझे परफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा और कॉन्टिन्यूस भी। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, और 4 सिंस में से क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा, क्योंकि 3 आवर्स आपको पीरियड दे दिया है, टाइम नहीं दिया है। पीरियड दे दिया है, टाइम नहीं दी, पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट के लिए सिंस यूज करते, पीरियड के लिए हमें 4 यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 आएगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी 4 या फिर सिंस 3 आवर्स। तो इस तरीके से आप कोई भी 4 सिंस से सेंटेंस बना लीजिए। तो उसमें अगर हमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों दिखाने हैं तो वहाँ पे हम दोनों ही शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। तो यहाँ से हमारे प्रेजेंट के टेंस हैं, हमारे प्रेजेंट टेंस के जितने भी 4 टाइप्स हैं हमारे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपने रिवाइज करके रखिए, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टाइप्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।